हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। वह क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा असफल होता ही जाता है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह कारण क्या है? तो आइए जानते हैं इस कहानी से। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के 3 बेटे थे जो समय के चलते अब बड़े हो चुके थे। काफी समय तक राज्य की सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता था। वैसे तो इसके लिए वे अपने तीनों पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु ऐसा करके वह अपने तीनों पुत्रों में किसी प्रकार का कोई झगड़ा पैदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए राजा ने अपने तीनों पुत्रों की योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने की सोची। राज्य का यह फैसला सभी मंत्रियों को भी काफी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब सवाल यह था कि राजा अपने तीनों पुत्रों से सबसे योग्य का चयन कैसे करे। इसके लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ काफी सोच विचार किया और अगले ही दिन सुबह होते ही राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, उम्र के चलते अब मेरे अंदर पहले जैसी शक्ति एवं सामर्थ्य नहीं रही, इसलिए वक्त रहते मैं अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन कर देना चाहता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में किसी प्रकार भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य की सत्ता में उसके हाथ में देना चाहता हूँ जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ सके और उसे ठीक से निभा सके। उसमें वह योग्यता हो जिसमें वह प्रजा की समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और उनकी रक्षा कर सके। इसलिए मैं तुम तीनों में से सत्ता की कमान उसे ही दूंगा जो सबसे योग्य हो। राजा की ये बात सुनकर वे तीनों पुत्र बहुत खुश हो गए। राजा ने फिर से कहा, पुत्रों, मैं तुम तीनों के मध्य कुछ प्रतियोगिताएं रखूंगा। उसमें से जो खुद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों बेटे राजा के पास आए तब राजा ने अपने बड़े बेटे से एक काठ का उल्लू बनाने को कहा और दूसरे बेटे को मिट्टी का उल्लू बनाने को कहा और अंत में अपने सबसे छोटे बेटे को कागज पर उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा कि मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा। जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। और ये कहकर राजा वहां से चला गया। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे पिता द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वहीं राजा का तीसरा बेटा जो थोड़ा आलसी था, वो काम शुरू करने की अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे थकावट महसूस होने लगी और वो अपने पास पड़े पलंग पर लेटकर थोड़ा आराम करने लगा। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज की भी इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। वह अपने सपनों में पूरी तरह से खो गया था। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उससे उसका आलसी मन पूरी तरह से घेर लेता। उसे लगता कि ये काम तो काफी आसान है और मैं इस काम को थोड़ी ही देर में कर लूंगा। ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये सोचकर वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई थी, मगर उसके ख्याली सपनों का न तो अंत हुआ और न ही उसने काम शुरू किया। फिर उसने एकदम ही शाम होते देख उसने सोचा कि अब मुझे उठकर काम करना चाहिए। वो उठने की कोशिश करता, मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए
मजबूर कर लेता। तभी अचानक ही पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 440 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। वह पिता की आवाज को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया था। पिता को आते देख वह भागकर काम करना शुरू करता है। अभी उसने काम करना शुरू ही किया था कि तभी उसके पिता वहां आ पहुंचे। पिता को सामने पाकर वो और भी ज्यादा घबरा गया और चुपचाप अपना काम करने लगा। सबसे पहले राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों का काम देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके दोनों बड़े बेटों ने समय रहते ही अपने काम को सही से पूरा किया। फिर राजा ने अपने छोटे बेटे के काम को देखा। बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि राजा ने अपने बेटे से जिस तरह के काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस होने ही वाला है पिताजी। ये कहकर वो अपने काम में लगा रहा, मगर राजा ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम्हारा समय अब खत्म हुआ। मुझे जितना वक्त तुम्हें देना था मैं दे चुका हूँ। अब बारी तुम्हारे किए गए काम को जानने की है। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। इस राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा किया है। पिता की ये बात सुनकर छोटे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम दोनों बड़े भाइयों के काम से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। राजा को अपने बेटे की ऐसी बात को सुनकर बहुत अजीब सा लगा और उसने अपने बेटे से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। राजा की बात सुनकर छोटा बेटा बहुत ही खुश हो गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को कहा कि मैं तुम सबकी परीक्षा एक बार और लूंगा और ये परीक्षा कल होगी। अगले दिन राजा ने अपने बड़े बेटे को बाग में गिरे सारे पत्तों को इकट्ठा करने और उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा और जाते जाते राजा ने बेहद कठोर शब्दों में उससे कहा कि ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई गलती होने पर तुम इस प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाओगे। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे बेटे को एक महुआ के बाग में बुलाया, जहां ढेर सारे महुआ पेड़ों के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने अपने दूसरे बेटे से सभी महुआ को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा और जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। उसके बाद राजा ने अपने तीसरे छोटे बेटे को कनेर के फूल वाले बाग में बुलाया और उससे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा अपने तीनों बेटों को काम सौंपकर वहां से चले गए और शाम होते ही वे अपने बेटों को दिए गए कार्यों के मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा अपने पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों ने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ समय रहते पूरा किया। उसके बाद राजा अपने तीसरे बेटे के पास गए उसके काम को देखने के लिए। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता और क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बागों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले अहम बदलाव का नक्शा और लंबे चौड़े एक्शन प्लान बनाने में लगा रहा और इस प्रकार आलसी बेटे ने फिर से अपना पूरा दिन अपने आराम और ख्याली पुलाव बनाने में गवा दिया। थोड़ी देर में उसे राजा की आवाज सुनाई दी। राजा की आवाज सुनते ही वह घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं किया था और इधर राजा के आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफी तेजी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। अभी उसकी एक टोकरी भी
पूरी नहीं भरी थी कि राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने से लथपथ छोटा बेटा और भी ज्यादा घबरा गया और बस हो गया है पिताजी ये कहकर अपने काम में लगा रहा, मगर राजा ने उसे रोक दिया और कहा तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम एक बार फिर फेल हुए हो, इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? तब फिर से छोटे बेटे ने वही अपनी पुरानी बात दोहराई, नहीं नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, असल में मेरा काम उन दोनों बड़े भाइयों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। राजा को अपने बेटे की दोबारा से वही बात सुनकर पहले तो बहुत गुस्सा आया, परंतु एक राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने अपने बेटे को एक आखिरी मौका और देने की सोची। अगले दिन राजा ने फिर से अपने तीनों बेटों को महल के पीछे बुलाया। महल के पीछे एक बहुत बड़ा कुआं था। राजा तीनों बेटों को कुएं से थोड़ी दूर ले गए, जहां पहले से ही थोड़े बड़े आकार के गड्ढे खुदे हुए थे। राजा ने कहा इस बार तुम लोगों को मैं एक ही जैसा काम देना चाहता हूं, ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और कोई भी ये न कह सके कि मेरा काम दूसरे वाले के काम से कठिन था। मैंने यहाँ 3 समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढे को चुनकर उसमें सामने वाले कुएं से पानी लाकर डालो। जिसका गड्ढा सबसे पहले भरेगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। और ये कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद राजा के दोनों बड़े बेटे तन मन से काम में लग गए और वहीं तीसरा बेटा जो बहुत ही आलसी था उसने सोचा कि ये काम तो बहुत ही आसान है, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा, इस बार तो मेरा राजा बनना तय है। ऐसा सोचकर वो काम शुरू करने लगता है। अभी उसने काम शुरू किया ही था कि तभी उसके मन में ये विचार आया कि ये काम तो थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, क्यों न मैं थोड़ी देर पहले आराम कर लूं और फिर मैं उठकर ये काम करूं। ऐसा विचार कर वो गड्ढे से थोड़ी दूर बने एक झूले पर लेट गया। झूले पर लेटे लेटे एक बार फिर राजा बनने के बाद की योजनाओं पर विचार करना शुरू करता है। इन्हीं योजनाओं पर विचार करते करते न जाने कब दोपहर और दोपहर से फिर शाम हो गई। हालांकि इस बीच उसने कई बार उठकर काम करने की सोची, लेकिन कभी उसका मन नहीं हुआ तो कभी ये सोचकर टाल दिया कि अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और आराम करके फिर करता हूँ। इन्हीं सब बहानों में उसका सारा दिन निकल गया। तभी अचानक ही उसकी नजर ढल रहे सूरज पर पड़ी। वह समझ गया कि एक बार फिर उसने काफी देर कर दी है। ऐसे में वह झूले से उठा और तेजी से कुएं की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी पानी भरकर उस गड्ढे में डालने लगा। उसने थोड़े ही समय में बहुत सारी मेहनत की, परंतु उसकी मेहनत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो गड्ढे में जो भी पानी डालता वह पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता। दोबारा से जब वो पानी लेकर आता तो गड्ढे में एक बूंद भी पानी नजर नहीं आती। ऐसे में उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक तो सूरज को डूबने की जल्दी पड़ी थी और दूसरी ओर गड्ढे में पानी ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में गड्ढे की मिट्टी बलुई थी, जिसके कारण पानी डालते ही मिट्टी सारा पानी सोख लेती थी। ऐसे में उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही थी। हालांकि काफी प्रयासों के बाद गड्ढे में थोड़ा पानी जरूर आया, लेकिन गड्ढा पूरी तरह से नहीं भरा। अब अंधेरा होने को था और राजा के आने का समय भी हो रहा था। तीसरा बेटा समझ गया कि ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पिताजी ने बहुत ही सोच समझकर हमको ये काम सौंपा था। वे जानते थे कि इन गड्ढों को बनना इतना आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है, मगर अब पछताने से होगा भी क्या। राजा का छोटा बेटा छोटे से गड्ढे तक की दौड़ ऐसे लगा रहा था जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, लेकिन ये सच भी है कि उसकी ट्रेन छूट रही थी उसके सुनहरे भविष्य की। थोड़ी देर में ही राजा का
का वहां आना हुआ। राजा को देखते ही दोनों बेटे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनके द्वारा सुबह से की जा रही मेहनत के बाद उन्हें पिता से मिलने वाले एक अच्छे फल का इंतजार था। वहीं दूसरा बेटा पिता को सामने देखते ही घबरा गया। राजा दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचे और बोले, क्या आज तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? आज तो मैंने तुम्हें वही काम दिया है जो इन दोनों को दिया है। अब बताओ, तुमने मेरे द्वारा दिए गए कार्यों को कितना पूरा किया? पिता की बातों का उसके पास कोई जवाब न होने के कारण उसने एक बार फिर पिता से यही कहा, बस पिताजी, थोड़ी देर में होने ही वाला है। मगर पिता ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, अब बस, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। अब समय खत्म हुआ, अब बारी है परिणाम की। अब समय है तुम सबके कार्यों के मूल्यांकन का। ऐसा कहकर राजा खुदे हुए गड्ढों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने बारी बारीकी से सभी गड्ढों को देखा, पर परिणाम वही था। दोनों बेटों के गड्ढे पानी से लबालब थे। वहीं छोटे बेटे के गड्ढे में पानी इतना ही था मानो जैसे भूमि पूजन हुआ हो। ये देखकर पिता को ऐसे में अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब बताओ, इस बार क्यों फेल हो गए तुम? अब क्या तुम्हारा गड्ढा उन सबसे बड़ा था, या कोई और वजह बताना चाहोगे कि जिससे ये समझा जा सके कि तुम्हारा काम दूसरों से कठिन था? तुम कब तक झूठे बहानों से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा मौका गवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं है जो तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों में है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी मामले में उन दोनों से कम नहीं थे, मगर तुम्हारे आलस्य ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम आलसीपन में अपने हर काम को आगे टालते रहे और आगे टालने की आदत ने तुमसे इस देश की सत्ता पाने का मौका छीन लिया। राजा की ये बात सुनकर उस तीसरे बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक गया। राजा ने फिर से अपने बेटे से कहा कि वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा शख्स इस देश की सत्ता संभाले जो खुद एक नंबर का आलसी हो। ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी किसी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वह किसी भी काम को तुरंत करने की बजाय आगे की तारीख तय करने में भरोसा करता है। ऐसे शख्स को इस देश का उत्तराधिकारी बनाकर मैं इस देश के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। आखिर कैसे कोई राजा अपने देश के भविष्य को अपने ही हाथों गर्त में ढकेल सकता है? इसके बाद राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों को आधे आधे राज्य की कमान सौंपकर स्वयं को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण है उसका आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस करता है वो स्वयं ही अपने भविष्य को निरंतर गड्ढे की ओर ढकेलने का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूना है, तो सबसे पहले अपने अंदर के इस आलस्य रूपी विकार को दूर भगाओ। दोस्तों, ये आलस्य ही है जो हमें हमारी सफलता से दूर करता है। आलस्य के कारण व्यक्ति अपने काम को कल पर टालता रहता है, लेकिन उसका कल कभी आता ही नहीं है। आलस्य के कारण न तो उसका किसी काम में मन लगता है, न वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ पाता है, जिसके चलते वह अपने जीवन से दुखी हो जाता है। दोस्तों, इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह जीवन में बड़े बड़े सपने देखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, जिसके लिए उसे खूब मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो रोज रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल बनाता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे सुबह इस समय उठना है, कल मुझे इस समय ये काम करना है, कल मुझे उस समय वो काम करना है, और ये सब तय कर वो सो जाता है और अगले दिन वह सुबह उसी टाइम पे उठने की कोशिश करता है। लेकिन बीच
बीच में आ जाता है उसका आलस्य, फिर वही आदत जो सब में होती है, अपना काम कल पर टालने की, और वह कल कभी आता ही नहीं है, जिसके चलते वह असफल हो जाता है, उसका सपना टूट जाता है और वह दुखी हो जाता है, वह उदास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देखा है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर से इस आलस्य रूपी विकार को दूर करो, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि आलस्य क्या है, वह हमारे अंदर क्यों आता है और कैसे आता है, और इसे दूर भगाने का तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप आलस्य के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो आलस्य को कैसे दूर करें उसको देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आलस्य कैसे आता है और उसे कैसे दूर करें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख के आपको आलस्य का सारा खेल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, व्यक्ति को सफलता का रास्ता दिख भी जाता है, उसे पता है कि वह किस तरह से सफल हो सकता है, लेकिन आलस्य के कारण व्यक्ति अपना काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि आलस्य के कारण उसका काम में मन ही नहीं लगता। दोस्तों, ये आलस्य ही है जिसके कारण व्यक्ति हर दिन असफलता को प्राप्त होता है। दोस्तों, आप देखें कि दुनिया में जितने भी महापुरुष है या जितने भी सफल व्यक्ति है, उन्होंने कभी भी आलस को अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी उनकी तरह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर से इस आलस्य रूपी विकार को दूर भगाएं, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे।